रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं फाइनली पहुंच गया हूं बॉस्टन यूएसए में। मेरा स्वागत हो चुका है। इमिग्रेशन, कस्टम्स, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी और अब मैं अपने 1 महीने लंबे ट्रिप की एक फॉर्मल शुरुआत कर चुका हूं। एंट्री हो चुकी है। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, कितने रुपए लगे, टिकट कितने की पड़ी, वगैरह वगैरह, और मैंने ये रूट क्यों चुना। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज़ के पहले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, आप देख ही सकते हैं हिसाब किताब बदला हुआ है। आज एक्चुअली डेट है 21 मई और इंडिया में 22 मई शुरू हो चुकी है। बॉस्टन से काफ़ी दूर मैं आ चुका हूँ, करीब 15 दिन हो चुके हैं मेरे इस ट्रिप को शुरू हुए और इस वक्त मैं हूँ अटलांटा में। सारी कहानी आपको आने वाले वीडियोस में नज़र आएगी। एक अलग तरीके से सारा ट्रिप चल रहा है अब तक का। थोड़ा सा मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूँ अपने इस ट्रिप की। आपने रशिया वाले ट्रिप को बहुत पसंद किया था, कुछ इसी अंदाज में ये वाला ट्रिप भी है। एक्साइटिंग होने वाला है। जिस तरीके से रशिया में मैंने ऑफ बीट ट्रैवलिंग की थी, मैं मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मैं नहीं गया था, कुछ उसी तरीके से ऑफ बीट ट्रैवलिंग आपको दिखने वाली है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, मैं उनके जवाब धीरे धीरे अब आपको देना शुरू करूँगा। ये तो सीरीज़ का सिर्फ दूसरा वीडियो है। वीडियो बनाना वाकई थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि ट्रैवलिंग जब मैं इस तरीके से करता हूँ तो एक्चुअली टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको इंतज़ार था कि जनाब आखिर जब इंडिया से यूएसए के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं तो मैंने ये ऐसे इतना घूम फिर के आने का मतलब क्यों सोचा, और आखिर ये टिकट पड़ी कितने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये यूएसए का वीज़ा बनवाया कैसे, तो इन सभी चीज़ों का जवाब मैं आपको अब देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने ये टिकट क्यों ली, इस तरीके से ट्रैवल प्लान मैंने क्यों बनाया जिसमें मैंने इंडिया से डायरेक्टली यूएसए फ्लाई करने की बजाय, जबकि बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं ऐसी जो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह शहरों में आती हैं, इसके बावजूद मैंने फिर ये वाली आइटनरी क्यों चुनी। बहुत सारे ट्रैवल पोर्टल्स मैंने फ़ॉलो किए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जो मैंने अक्सर आपको बताया है कि मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको फॉलो किया। पता चला कि अगर मैं दिल्ली से आबू धाबी, रोम होते हुए बॉस्टन जाता हूँ, बॉस्टन आपको टिकट पड़ेगी 55,000 की, 55,000 की। ये टिकट सस्ती नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत महंगी टिकट मैंने ली है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त जनवरी में दिल्ली से अमेरिका आने के लिए सिर्फ 28,000 में आना जाना हो रहा है, जनवरी 2019। मैं बताऊंगा कैसे आप। तो अब 28,000, 28,000 के कंपैरिजन में 55,000 एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। बट इसका कारण ये था कि अपनी यात्रा से कुछ ही दिन पहले मैंने ये टिकट कराई थी, शायद 2 हफ्ते पहले, और शायद इस वजह से मुझे टिकट काफ़ी महंगी पड़ी। थोड़ा और पहले कराया होता तो आमतौर पर यूएसए की टिकट अगर आपको करानी हो तो 60 से 90 डेज़, 60 से 90 दिन, मतलब 2 से 3 महीने पहले अगर आप करा लेते हैं तो आपको एक आइडियल प्राइस मिल जाता है। तो बेसिकली OTAs ने मुझे कहा ये ट्रैवल आइटनरी लेने के लिए, और मैंने उसको बुक कर लिया। इससे सस्ता मुझे नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट ये जो ट्रैवल आइटनरी है मुझे 55,000 की बजाय 60,000 की पड़ रही थी। आप इस टूल का यूज़ करके हो सकता है कि आपको भी सस्ता मिल जाए। आज मैं आपको एक ऐसे ही टूल के बारे में बता रहा हूँ, वीगो के बारे में। हालांकि पहले भी बताया था 1-2 फीचर्स के बारे में। इस फीचर ने मुझे हेल्प करी, करीब 3-4 हज़ार रुपये मेरे बचाए। मुझे बाकी सभी इंटरनेट पे मिल रहा था, जो किराया था वो था करीब 60,000, 59,000 के आसपास। मगर वीगो के एक फ़ीचर की वजह से मुझे यही किराया 55,000 पड़ गया। बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं। मैं अगर मिसाल के तौर पर लूँ तो ये दिल्ली से बाल्टीमोर है वाशिंगटन DC के पास में, यूएसए में। तो 15 जनवरी 2019 दिल्ली से चलना है और 23 जनवरी 2019 वाशिंगटन से वापस जाना है, मतलब अमेरिका से वापस जाना। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं एक ट्रिप का ले रहा हूँ। फ्रॉम टू डाला और उसके बाद में कब जाना है, कब वापस आना है डाला, कितने पैसेंजर के लिए ये डाला, इकॉनमी क्लास के लिए है ये डाला। उसके बाद में पेमेंट्स टाइप, आप जब ये डालते हैं तो वीगो में एक ख़ास बात ये है कि आप पेमेंट
के ऑप्शंस आपको देता है। हो सकता है कि अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको टिकट सस्ती पड़ जाएगी, बैंक ट्रांसफ़र करने पर टिकट सस्ती पड़ सकती है, या हो सकता है मास्टर कार्ड पे कोई ऑफ़र हो, वीज़ा पे कोई ऑफ़र हो, तो 10 ऑप्शंस आपको देता है। तो मैंने उस दिन देखा कि अगर मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा कार्ड था, जैसे शायद वो मास्टर डेबिट कार्ड रहा होगा, तो मैंने ये सारे के सारे ऑप्शंस को मैंने क्लिक कर रखा था। उसके बाद मैंने इनको क्लिक किया यहाँ और सर्च फ़्लाइट्स किया। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये 3-4 पेमेंट्स को सेलेक्टेड रहती हैं जो आमतौर पर बाकी सभी जगह पर रहती हैं, बाकी सभी जगहों पर डिफ़ॉल्ट पेमेंट जो सिस्टम होता है वो रहता है। तो इसने भी ऐसे ही किया और फेयर थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है इस वक्त, जबकि अभी कुछ देर पहले ये सिर्फ 28,000 था, अभी 49,000 दिखा रहा है। ओह 28,082 हो गया, जबकि ये अभी इससे ज़्यादा था, तो फेयर गिर गया है। फेयर एक्चुअली डायनामिक होते हैं। आज मैं इसको 22 मई इंडियन टाइम के हिसाब से 22 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये फेयर 28,000 का पड़ रहा है। हो सकता है कि इसको आप जब 2 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये फेयर थोड़ा ज़्यादा हो चुका हो या कम भी हो सकता है। फेयर्स डायनामिक होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप इसको 2-3 महीने बाद देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये जो एयरलाइंस है ये अवेलेबल ही ना हो इन तारीखों के लिए, पूरी फुल हो चुकी हो। तो खैर, एक तो ये हो गया कि आप पेमेंट टाइप्स जब चुनते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलती हैं। मैंने जब मास्टर डेबिट कार्ड था, पता नहीं कौन सा कार्ड था वो याद नहीं है, मैंने उसको चुना तो पता चला कि उसमें कुछ ऑफ़र था, और अगर मैं उससे पेमेंट करता हूँ एक पर्टिकुलर साइट पे जाके तो मुझे वो 55,000 की टिकट पड़ जाती है। वीगो का ये फ़ीचर वाकई बहुत काम का है। आप जब भी कभी कोई टिकट खरीदने जाएं तो एक बार वीगो के इस टूल का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। अब इसके बाद बारी आती है एक और फंक्शन की। तो फ़िलहाल जैसे इसने बताया कि ये जो 28,082 वाला फेयर है ये वो 6 वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ऐसे ही चीप टिकट पे 58,059 का फेयर अवेलेबल है डेल्टा एयरलाइंस का। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है बेसिकली ये वाला फ़ीचर। आप जब इस टॉगल फीचर को जब आप बार बार आप चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर 59,000 वाला जो फेयर है 58,000 हो रहा है वो। तो ये जो टॉगल फीचर है ये बेसिकली जो OTAs हैं वो टिकट फेयर के अलावा अपना उनकी फ़ीस क्या है इसको भी शामिल करके आपको बता देता है कि फ़ाइनल प्राइस आपके लिए क्या होने वाला है डिफरेंट OTAs में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक ही जगह पर फ़ाइनल प्राइस पता चल जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जनवरी में बहुत सारी डेट्स में USA के लिए 28,000 में ही सस्ता फेयर है। तो अगर आप सच में प्लान करना चाहते हैं 28,000 रेडिकुलसली चीप है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बट वो एक बजट एयरलाइंस है, उनकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं। एयर एशिया की तरह सामान वगैरह कम ले जाने देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए चार्ज करते हैं। पर अगर आप इस चीज़ के लिए ओके हैं तो वाओ एयर ने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है इंडिया में, तो आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है 28,000 आपके लिए बहुत कम है और आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कंफर्ट वगैरह के साथ में, तो ये हो गया कैसे आप इंडिया से USA सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि USA का जो वीज़ा है वो कैसे मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने पूछताछ की थी उसके बारे में। USA का जो वीज़ा है वो कैसे मिलता है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ये मैं अब आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, सब कुछ चीज़ें सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर इसको ठीक से समझें तो किसी एजेंट की हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। खामखा आपको एजेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और एजेंट्स आपको वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, चाहे वो US वीज़ा हो या चाहे वो किसी भी देश का वीज़ा हो। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं और आपकी इंटेंशन अगर सही है उस देश में जाने के लिए तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी एजेंट आपको वीज़ा लाकर नहीं दे सकता है, और अगर वो ऐसे करता है तो वो इलीगल काम करता है, गैरकानूनी है। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ जहाँ से आपको वीज़ा के प्रोसेस की शुरुआत करनी होती है। तो ये जो वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद में काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। मैंने भी इसी से शुरुआत की थी कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ से देखने के बाद मैं इसको थोड़ा ठीक से समझा और उसके बाद मैंने अप्लाई किया और ये बहुत आसानी से हो गया। फिर मैंने इस वेबसाइट पे शुरुआत की। तो बेसिकली जो US वीज़ा का सिस्टम ऐसा है, सबसे पहले हम जब अप्लाई करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। US वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है। तो एक रजिस्ट्रेशन करते हैं,
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स जैसे कि वो कब बना था, कब तक के लिए वैलिड है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, मतलब पासपोर्ट कौन से देश में बना है, और ईमेल एड्रेस, ये सब लेने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन साइन अप आप कर लेते हैं उस यूएस वीज़ा वाले एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट पर। उसके बाद में आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम जीमेल की आईडी बनाते हैं या फेसबुक पर आईडी बनाते हैं। उसके बाद में आप एक यूज़र बन जाते हैं उस वेबसाइट के लिए। उसके बाद हम भरते हैं ये वाला फॉर्म DS-160 को। एक तरीके से पूरा आपका बायोडेटा है जो उनका एक फॉर्मेट है, उसमें वो भरा जाता है। तो वो सारी जानकारी जो उनको चाहिए वो इस D-160 में आपसे ली जाती है। D-160 में बेसिकली वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, जो कि आपके पासपोर्ट में लिखी होती है। हमेशा नाम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वही दें जो आपके पासपोर्ट में है, कभी इसको चेंज ना करें, परेशानी हो सकती है। उसके बाद में वो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स पूछते हैं जो कि पहले पूछी थी साइन अप करते वक्त, वही पासपोर्ट नंबर वगैरह वो ऑलरेडी क्योंकि दिया हुआ है। तो उसके बाद में फिर आता है कि आपका जो पर्पज़ है वो ट्रैवल का क्या है, और आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या किसी और काम के लिए जा रहे हैं। यूएसए अपने देश में आने वाले टूरिस्ट को जो वीज़ा देता है उसको बोलते हैं B1 B2 कैटेगरी का। तो मेरे पास में जो वीज़ा है वो है B1 B2। जैसे जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं उनको H1B मिलता है, उस वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो मैंने अप्लाई किया था B1 B2 कैटेगरी के लिए। ये जो वीज़ा है आमतौर पर 10 साल के लिए मिलता है मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ में। इसकी कॉस्ट है करीब $160 या $180 के आसपास, जो मेरे ख्याल से करीब 11-12 हज़ार रुपये के आसपास मैंने पे किया था। पेमेंट भी ऑनलाइन है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, सबसे अच्छी बात ये है। तो D-160 फॉर्म में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, जैसे कि आप क्या अकेले जा रहे हैं ट्रिप पर या आप किसी और के साथ में जा रहे हैं। किसी और के साथ में जा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको भरनी होती हैं। इसके बाद वो फॉर्म आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन। फिर बारी आती है अपॉइंटमेंट लेने की। यूएस वीज़ा एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसमें 2 बार आपको जाना पड़ता है। आप जब अप्लाई करते हैं, पहली बार जाते हैं आप अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, आइरिस वगैरह स्कैन होती है, आपकी फ़ोटो ली जाती है। सेकंड टाइम आप जाते हैं, आपका जब वीज़ा इंटरव्यू होता है। तो जब आपने फॉर्म भरा, ऑनलाइन सबमिट किया, तब ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपनी सुविधा से आप अपॉइंटमेंट ले लें। शहर अपने सुविधा से चुन सकते हैं। मैं आसनसोल में रहता हूँ, तो इसलिए आसनसोल के करीब कलकत्ता पड़ता है। तो कोलकाता में यूएस का कॉन्सुलेट है, वहाँ पर ये सब काम होता है। दिल्ली एम्बेसी में भी जो उनका कॉन्सुलर सेक्शन है, और भी बहुत सारे शहरों में इंडिया में ये सब होता है। तो आपके शहर के नज़दीक जो भी है उसको आप चुनें और वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके। तो मैं पहुँचा, मैंने सबसे पहला जो स्लॉट होता है सुबह 8 बजे का शायद वो था, वो ले लिया था बायोमेट्रिक्स के लिए। 15 मिनट में हो गया। वो बेसिकली आउटसोर्स किया हुआ है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी एक प्राइवेट एजेंसी को। तो उनके ऑफिस में पहुंचा, करीब 15-20 मिनट वेट किया। एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, जब भी आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ अपने साथ में लेकर नहीं जानी है। मोबाइल फ़ोन्स, आप घड़ियाँ, ये सब चीज़ें, लैपटॉप्स वगैरह, वो सब चीज़ें बाहर रखवा लेते हैं। तो अगर आपके साथ में कोई हैं तो उनको दे दें, नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोलकाता और दिल्ली में तो उनके ऑफिस के बाहर ऐसी एक प्राइवेट टपरी बोलते हैं, जैसे मुंबई में टपरी है, जहाँ पर कोई प्राइवेट आदमी है, वो पैसे लेते हैं, पता नहीं कुछ अच्छे खासे पैसे लेते हैं आपका सामान रखने के लिए कुछ देर के लिए। तो यूजुअली मैंने तो यही सुना है, दिल्ली में ऐसा करते हैं, और कोलकाता में मैंने खुद देखा था, लोग अपना सामान उसको दे रहे थे और अपना काम करने के बाद में सामान वो वहाँ से ले लेते हैं। तो मगर वो ऑफिशियल नहीं है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए बेहतर है अपने सामान सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ जो आपको लगता है कि ज़रूरी हो सकते हैं। घड़ी तक भी अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आना है। तो सेकंड जो अपॉइंटमेंट मिलता है, वो अपॉइंटमेंट डेट्स आप खुद ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो उसके बाद में फिर आप वहाँ पर पहुँचते हैं। मैंने सेकंड अपॉइंटमेंट भी, जब इंटरव्यू होना था, मैंने पहला ही स्लॉट लिया था सुबह सुबह का, और लाइन में लगा था कोलकाता में यूएस कॉन्सुलेट के बाहर, और बहुत सारी लंबी चौड़ी लाइन थी। जो बाद के लोग थे वो भी लाइन में खड़े हुए थे, सड़क पे लाइन लगाई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने सिक्योरिटी चेक किया, अंदर बुलाया अपॉइंटमेंट के हिसाब से, पहले 3-4 लोगों को बुलाया अंदर, और फिर हमारा सिक्योरिटी पूरा स्कैन हुआ, और सिर्फ डॉक्यूमेंट अलाउड होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लेकर जाने, सवाल ये उठता है। बेसिकली वो लोग बोलते हैं कि आपको अपने साथ सिर्फ जो एप्लीकेशन नंबर था वो लेकर आना है,
जो आपका D160 जो एप्लीकेशन नंबर था, जो आपका अपॉइंटमेंट था, उसको वो स्कैन करते हैं और वो स्कैन करने के बाद में आपको अलाउ करते हैं इंटरव्यू के लिए। सिर्फ वो चीज़ लेकर आनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि हमारे पास इंडिया आने के कारण हैं। वो बेसिकली ये देखते हैं कि आप यूएस में नहीं रहेंगे, आप इंडिया वापस आएंगे। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हों, आपकी टाइज़ होनी चाहिए इस देश में, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो वीज़ा मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये कैसे प्रूव करेंगे आप? लोग इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपके नाम पर कोई मकान है, कोई ज़मीन है, तो एक रीज़न बनता है कि ये है, ज़मीन है, मकान है, तो ये वापस आएंगे। आपकी फैमिली यहाँ पर है, इस देश में है, तो मैं वहाँ पर जाके नहीं रह जाऊँगा, मुझे वापस आना ही है। फैमिली से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स जुटाने होंगे, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपका फाइनेंशियल हिसाब किताब कैसा है। अच्छी बात आपको बताता हूँ मैं आपको कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत हेल्प करता है। उन्होंने वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाले हुए हैं। एक मैं सोच रहा हूँ कुछ आर्टिकल लिखूँ और इस वीडियो के साथ में शेयर करूँगा अगर टाइम मिला मुझे तो। उसमें उन वीडियोस के लिंक मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं हम जैसे लोगों के लिए, वीज़ा एप्लीकेंट्स की सुविधा के लिए, और हमारी भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, बंगाली में। आप उनको देखने के बाद में आपको बहुत सुविधा मिल सकती है, आपको समझ में आ सकता है कि टोटल प्रोसेस है क्या, और ये खुद उन लोगों ने बनाया है हमारे लिए। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे वो आपकी हेल्प करते हैं। जो अंकल आंटी थे वो बंगाली थे और उनको बांग्ला के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी। तो यहाँ यूएस जो प्रशासन है वो इतनी हेल्प करता है आपकी कि जो अंदर ऑफिसर थी, एक लेडी थी, अमेरिकन थी, वो बहुत ही फ्लुएंट बंगाली में उनके साथ बात कर रही थी। कहाँ रहते हैं आप क्यों जाना चाह रहे हैं यूएसए में, और कितने दिनों के लिए जाएंगे, ये वगैरह वगैरह सवाल वो जो कर रही थी बांग्ला में कर रही थी, और ये बांग्ला में जवाब दे रहे थे। ऐसे ही मेरे पीछे वाले जो थे वो बिल्कुल ठेठ हिंदी में बात कर रहे थे, वो बिहार से थे, और उन्होंने पता है कैसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, मैं एक अध्यापक हूँ। जब उन्होंने पूछा ना कि आप क्या काम करते हैं, हिंदी में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूँ। हम लोग यूजुअली बोलते हैं मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ वगैरह वगैरह, मैं एक अध्यापक हूँ जैसा शब्द जब उन्होंने बोला, मुझे लगा कि मतलब जब इस तरीके से वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं तो सोचिए ज़रा, मतलब कितनी अच्छी बात है कि यूएस प्रशासन वीज़ा एप्लीकेंट्स की कितनी हेल्प करता है। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग से तमाम तरह के डर निकाल दें। कुछ वीडियोस देखिए, और अगर हो सके तो वो वाले वीडियोस देखें जो खुद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी जब बारी आती है, मेरा नाम पूछा, सबसे पहले पासपोर्ट देते हैं। एक ऐसी क्लोज्ड, एक जैसे खिड़की है सामने, नीचे की तरफ एक, यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे ये खिड़की है, यहाँ पर एक छोटा सा एक जगह बनी होती है, पासपोर्ट सरका दिया, उस तरफ लेडी बैठी है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और एक स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पर। वो कुछ बोलती हैं तो मेरे को यहाँ से आवाज़ आ रही है, और यहीं पर एक माइक्रोफोन भी लगा हुआ है। मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है, इस तरीके से। तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया। क्या काम करते हैं, मैंने बताया कि मैं एक ऑफिसर हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार की कंपनी है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि आप अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, आप एक सरकारी ऑफिसर हैं या एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, या आपका काम यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो उनको लगता है कि ये वहाँ पर इलीगली नहीं रहने वाला है। तो एक कारण बनता है इसके वापस आने का। सैलरी कितनी है आपकी, ये तीसरा सवाल था। मैंने अपनी सैलरी उनको बताई। अब ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए या 50,000 से कम होगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन्होंने कहीं पर नहीं लिखा है कि आपकी सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा। कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसके लिए। बहुत ज़्यादा सैलरी वाले लोगों को भी वीज़ा डिनाई किया गया है, और बहुत कम सैलरी वालों को भी वीज़ा मिल जाते हैं, क्योंकि वो कन्विंस कर पाते हैं कि हमारे पास रीज़न है इंडिया वापस आ जाने का। मैं अपने साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था, हालांकि मुझे कुछ दिखाना नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं। फिर भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्या थे, मैं अपने साथ में फ़िक्स्ड डिपॉजिट्स जो थी मेरे पास में वो लेकर गया था। सेविंग्स बैंक अकाउंट में मेरे जो पैसे पड़े हुए हैं वो सारा अकाउंट स्टेटमेंट लेकर गया था। बैंक से मैंने स्टैम्प करवा लिया था, सिग्नेचर सब करवा लिया था ताकि वो वेरीफाइड लगे उनको। उसके अलावा मेरे पास जो भी एसेट्स हैं वो मैं लेकर गया था। जैसे मैंने बताया कि मकान के कागज़ हैं, ज़मीन के कागज़ हैं, अगर आपके पास में कोई म्यूचुअल फंड्स आपके पास में हैं, या कुछ जो भी आपके पास में हैं जो आप ये दिखाती हूँ कि मैं फ़ाइनेंशियली कितना मजबूत हूँ, ये अगर आप उनको दिखा सकते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी वीज़ा मिलने में।
और उन्होंने क्या सवाल किया था, हाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल था कि इससे पहले आप कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरा वीज़ा, आप मेरा पासपोर्ट देखें तो मैं कई देशों में घूम कर आया हूँ। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया में गया था। अभी पिछले दिनों रशिया होकर आया था, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। तो ये सारी बातें मैंने इनको बताई। अचानक मुझे याद आया कि मुझे इनको सबसे ज़रूरी बात बतानी चाहिए कि मैं यूरोप गया था, तो मेरे पास में शेंगेन वीज़ा है। दरअसल शेंगेन वीज़ा भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह की वीज़ाज़ हों जो थोड़ा सा टफ़ होते हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट, ये मेरा मानना है, ऐसा वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के भी वो आपको वीज़ा दे सकते हैं, और बहुत सारे देशों में घूमने के बावजूद बहुत सारे आपके स्टैंप्स लगी हुई हैं पासपोर्ट में, तब भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, ये हर जगह होता है। यूएस वीज़ा के केस में भी होता है, बाकी दूसरे देशों के केस में भी होता है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी तरह का, बस आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, यूएस के लिए भी और बाकी और देशों के लिए भी। तो कुल मिलाकर ये 5-6 मिनट का पूरा मेरा इंटरव्यू सेशन था और काफ़ी अच्छा रहा। और फाइनली उन्होंने एक चीज़ बोली जिसका इंतज़ार मुझे था। उन्होंने कहा, ओके योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। ये जब कहा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको थैंक्स बोला पोलाइटली और मैं आ गया बाहर। और मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक मैंने घर में सबको फ़ोन किया, मेरा यूएस वीज़ा अप्रूव हो गया है। अब मुझे इंतज़ार था कि मेरा ये यूएस वीज़ा अप्रूव तो हो गया है, ये कितने साल के लिए होगा। फिर करीब 7-8 दिन के बाद में आसनसोल के मेरे एड्रेस पर ब्लू डार्ट से मुझे मेरा पासपोर्ट मिला, और उसके लिए अलग से फ़ीस लगती है 500 रुपये के आसपास। हालांकि मैंने खुद वहाँ जाके ले लिया था उनके ऑफिस में। जब मैंने वो पासपोर्ट देखा, मुझे बस ये देखना था कितने दिनों के लिए वीज़ा है, तो उसमें लिखा है 10 ईयर्स और मल्टीपल एंट्रीज। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को, जिन्होंने देखा कि मैं यूएस पहुँच गया हूँ और जिन्होंने इतना प्यार दिया। बहुत सारे लाइक्स मिले हैं उस वीडियो को, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के कमेंट्स आए जो यूएसए में रहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूयॉर्क में हैं, अगर आप वॉशिंगटन आ रहे हैं या आप सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं, अटलांटा में, मैं इस वक्त अटलांटा में हूँ, तो प्लीज़ आप बताइएगा, हम मिलेंगे, आप हमारे घर में ठहरिए, मैं आपको अपना शहर दिखाऊँगा। मतलब इतने सारे लोग, मतलब मैं तो ओवरवेलमिंग एक फीलिंग आ रही है। तो मैं सीरियसली आप सभी के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके इतने प्यार के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मौका मिलेगा तो ज़रूर, मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किए हैं, कुछ लोगों से बातें की हैं, मैं ज़रूर शायद आप लोगों से मिलूँगा, और अब नहीं तो फिर कभी, क्योंकि ये ट्रिप मैं बहुत डिफरेंटली कर रहा हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है मुझे। रात भर मैं कल चलता रहा, कहीं से आया था, आगे आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगा। बाकी इंस्टाग्राम फॉलो करते रहिए, वहाँ पर मैं सब अपडेट कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वो है लॉन्ड्री, जहाँ मेरे कपड़े अभी भी धुले हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो एडिट कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि सीरीज़ आपको उतनी ही पसंद आएगी जैसे रशिया की आई थी, या रशिया के अलावा बाकी और देशों की सीरीज़ आपको पसंद आई थी, क्योंकि मैं अपनी तरीके से ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार भी, जैसे मैंने रशिया में किया था। और देखते हैं, अभी 15 दिन और बाकी हैं। ये देश, यहाँ के लोग, इंडियंस जो यहाँ बसे हुए हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो बसे हुए हैं यहाँ पर, वो लोग मेरे लिए और क्या क्या लेके यहाँ बैठे हैं। सच बता रहा हूँ, ये ट्रिप बहुत सुंदर जा रहा है। ख़ास तौर पर इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों की वजह से बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ।